इसे ठीक आता है आवाज़? तो देयर इज वेव ऑप्टिक्स एंड देयर इज रे ऑप्टिक्स। क्या दिक्कत है अब? उसको डेस्क को उठा दो। ओके, आप रे ऑप्टिक्स में ट्रीट करते हैं कि द लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइट को किसी स्लिट से गुजारें तो आपको पता चलता है कि देयर इज नॉट शार्प इमेज forming at the point P on screen, rather than there is a total range in which light is deviated. पूरा इस रेंज में थोड़ी दूर तक लाइट जो है वो डेविएट कर जा रही है। इट मीन्स दैट इफ़ दिस इज़ पासिंग थ्रू अ स्लिट, और स्लिट का इस्तेमाल आप हर जगह करते हैं। लाइट को अगर आपको लेनी है, आप टार्च जला रहे हैं तो टार्च का जो एपार्चर है जहाँ से लाइट निकल रही है वो भी स्लिट है। लेज़र लाइट जला रहे हैं तो लेज़र से जहाँ से लाइट निकल रही है वो भी स्लिट का वर्क करती है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हम ये कहते हैं कि लाइट इज़ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, तो इसकी अपनी लिमिटेशन कि ये जो डिस्टेंस ऑफ डिस्पर्सन है, जितने में लाइट फैल रही है, और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि डिस्पर्सन को हम इग्नोर कर सकें, ठीक है। इंटर में आप लोगों ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ा है ना, उसका इक्वेशन क्या होता है? डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ये थीटा है, यही थीटा है ना, तो दिस इज tan theta is equal to sin theta is equal to theta for theta is small। थीटा अगर स्मॉल हो तो tan थीटा sin थीटा और थीटा आपस में लगभग बराबर हो जाएंगे, यस या नो? तो tan थीटा क्या होगा? अगर ये d डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक अगर x डिस्टेंस है तो व्हाट इज tan थीटा? x बाई कैपिटल D, एंड दिस इज नथिंग बट साइन थीटा। तो d x बाई कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा एंड x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये आ रही है फ्रिंज विड्थ, ये आ रही है फ्रिंज विड्थ, और ये विड्थ अगर हम डिस्टेंस d ये और ये बराबर कर दें, इसका मतलब ये है कि जितना ये एपार्चर है उतना ही फैलाव है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि रे ऑफ लाइट इसी रेंज में रहेगी, फैलेगी नहीं, हाँ। तो इस डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस में रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में रे का फैलाव नहीं होता है,
और रे ऑप्टिक्स का जो बेसिक स्टेटमेंट है कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, वह सीधी रेखा में चलने वाला कंसेप्ट सही हो जाएगा और जो एप्लीकेशन आप लगाएंगे, जो फार्मूला आप लगाएंगे, वो फार्मूला वैलिड होगा। नहीं तो अगर फैल गई तो वैलिड नहीं होगा फिर। ठीक है, तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रे ऑप्टिक्स में नॉर्मली हम लोग डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ रे बाय लेंसेज, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज बाय कंस्ट्रक्टिंग आई पीस या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या थिक लेंस, थिन लेंस के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ओके, और इसमें क्या पढ़ते हैं? Light is traveling in a wave, and if it is a wave, then ray optics is in danger. If light is traveling like ray, then wave optics is in danger. लेकिन दोनों कहाँ पर मिलते हैं? वो x = d पे मिल जाते हैं कि रे का फैलाव स्लिट की विड्थ के बराबर अगर है तो रे स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसका मतलब ये है कि डी आप एक रेंज से नीचे नहीं ले जाएंगे अगर रे ऑप्टिक्स आपको डील करनी है तो। अगर आपको वेव ऑप्टिक्स डील करनी है तो आपके पास फ्रीडम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन। और इसको पढ़ते किस रूल से हैं? भाई कोई रूल तो होगा, हाइगेंस एंड एक और चीज होता है कि व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ। अगर आपको ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट नहीं मालूम है तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये तीनों नहीं कर पाएंगे। जो लेंथ की डिफिनीशन होती है, इंटर में आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या रखी गई। मास है, लेंथ है, टाइम। लेंथ की डिफिनीशन क्या है? लाइट 1/c टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको 1 मीटर के बराबर आप कहते हैं। ये डिफिनीशन है। तो जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो वहाँ वेवलेंथ ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि लेंथ को मेजर करने का और कोई तरीका ही नहीं है वेवलेंथ के अलावा। ठीक है, तो दैट इज ऑप्टिकल पाथ कि कोई भी रे वैक्यूम में कितना डिस्टेंस चलती है टाइम t में, उतना ही डिस्टेंस किसी फिजिकल मीडियम में, उतना डिस्टेंस नहीं, उतने टाइम में जितना डिस्टेंस किसी फिजिकल मीडियम में चलेगी उसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। और ऑप्टिकल पाथ को डेल्टा से नॉर्मली डिनोट करते हैं म्यू इंटू एक्स। म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और x इज़ द फिजिकल डिस्टेंस इन दैट मीडियम एंड दिस इज इक्वल टू c इंटू टी। सिंपली ओके, नहीं समझ में आ रहा है ना? ज़बरदस्ती नहीं करना है, यहाँ सर जी कह दिए तो सब समझ में आ ही रहे। हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का डिस्कशन है। पॉइंट नंबर 1,
व्हाट इज रे ऑप्टिक्स एंड व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स, और हम प्रीफर करते हैं यहाँ से मूव करना रादर देन यहाँ से मूव करना। अब पूछिए क्यों? क्योंकि मुझको लगता है ये आप लोगों को काफ़ी आसान लगेगा रादर देन दैट। रे ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है ना, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है। बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन जितना पढ़े हैं वो कई जगह पढ़े हैं। और कहाँ कहाँ पढ़े हैं बता दें? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है जहाँ पर साउंड वेव का इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन कराते हैं, और इंटर में लाइट में पढ़ा है। तो दो जगह तो आप इसको पढ़ते हैं, एक जगह उसको पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि आसान है और ये कहते हैं कठिन। उसमें 10th में क्या पढ़ के आते हैं कि लाइट जो है लेंस से जाती है और फिर ये बना लेती है, यही नहीं पढ़ते हैं। उसके आगे तो कुछ पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर तो उसके काफ़ी आगे पढ़ना है। यहाँ पर तो फॉर्मेट प्रिंसिपल से ही बहुत कुछ चीज़ें आप ड्रा करते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट प्रिंसिपल अगर हमने बताया है तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि दिस इज़ फॉर्मेट प्रिंसिपल, एक्चुअली दिस इज़ फॉर्मेट। ऑप्टिकल पाथ को ही फॉर्मेट प्रिंसिपल डिनोट करता है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें जो आपको कही है कि अगर आपको ऑप्टिकल पाथ निकालना नहीं आ रहा है, और दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको नहीं आ रहा है, तो ना तो रे ऑप्टिक्स में आप जम पाएंगे ना तो वेव ऑप्टिक्स में जम। दैट इज़ वेरी क्लियर। अब आइए फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है। फॉर्मेट प्रिंसिपल पढ़ा है ना, तो फॉर्मेट प्रिंसिपल कहता क्या? फॉर्मेट प्रिंसिपल के अनुसार हमें लाइट उसी पास से ट्रेवल करती है जिसमें उसको मिनिमम टाइम लगता है। खाली रटा रटा है, जितना पढ़ा देंगे सर वो सब सही है। रटने वाली बात ही है। रटने वाली बात कैसे नहीं है? आपसे हम कह दें कि आपको गोल घर जाना है, तो आप पहले दिल्ली जाएंगे, फिर मद्रास जाएंगे, फिर बेंगलोर जाएंगे। नहीं, क्यों आखिर क्यों चलेंगे मिनिमम डिस्टेंस? मैं कह रहा हूँ मेरा घूमने का मन कर दिया है। आप मतलब हद करते हो। आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, आप थोड़ा सा और पीछे जाइए। और जो कह रहे हैं ना कि हाई स्कूल में मैंने पढ़ा है, हाई स्कूल में एक चीज़ और पढ़ी होगी, वो क्या था? न्यूटन लॉ में आइए। पहला न्यूटन का नियम क्या कहता है? अरे बहुत रटे होंगे। गाड़ी चलती है, चलती रहेगी, रुकी है, रुकी रहेगी। हाँ, तो वो तो कहता है सीधे कि भाई सीधे चले। वो कहाँ कहता है कि आप बदल सकते हैं? तो फॉर्मेट प्रिंसिपल कहीं उससे रिलेटेड है या कहीं और आगे तक जाता है फॉर्मेट प्रिंसिपल? Format principle is basic principle, and this basic principle is the principle of universe. ये बेसिक प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है? एक सीधा फार्मूला होता है कि एक्शन इज मिनिमम, एक थ्योरी होती है, और वहीं से फॉर्मेट प्रिंसिपल है, वहीं से न्यूटन का नियम है, वहीं से तमाम नियम दुनिया में जितने आए हैं सब वहीं से आए, एक नियम। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि लीस्ट पाथ हम चलेंगे अपने कॉम्परेटिव पाथ से। कॉम्परेटिव पाथ का मतलब ये है
कि लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है तो आप कहेंगे कि हाँ सीधी रेखा में ये चलनी चाहिए, हाँ। लेकिन अगर आपका बगल में कोई आदमी बैठा हुआ कह रहे कि नहीं अगर हम ऐसे चला दें तो आपको क्या दिक्कत है, परेशानी है क्या कोई? ये कह दे रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही चला दे रहे हैं। उनका मन आया तो कह रहे हैं कि नहीं आप ऐसे क्यों चला रहे हैं, ऐसे चला दीजिए। एंड देन फॉर्मेट सेज दैट डेल्टा ए बी वेरिएशन इन ए बी इज 0। सीधा कह रहा है कि आप जितने पाथ ले रहे हैं उनमें सभी में वेरिएशन कराइए और जिसमें मिनिमम वेरिएशन होगा वही वैलिड होगा और कोई पाथ वैलिड नहीं होगा। और इसको दूसरे भाषा में कहा जाता है कि लाइट ए से बी तक सीधी रेखा में चलेगी, तो सीधा स्टेटमेंट। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ये लेगी एंड दिस इज योर फॉर्मेट प्रिंसिपल। But I will tell that optical path is minimum. That I will. And why I will take path? Because I will enter from here, not I will interested to enter from this point. Is clear? क्योंकि वो जहाँ हम फॉर्मेट प्रिंसिपल लगा करके लेंस का इक्वेशन निकालना चाहेंगे या फिर वो इंटर पे आना पड़ जाएगा कि लेंस का इक्वेशन हम वहीं से निकाल रहे हैं, हाँ? या तो इंटर का इक्वेशन हम फॉर्मेट प्रिंसिपल से निकाल लें। लेंस का इक्वेशन है ना, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लेंस फॉर थिन लेंस एंड ये तो लेंस मेकर फार्मूला हो गया। और ये सब तो याद ही रहेगा, हाँ? ये सब याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, सिंगल स्लिट डबल स्लिट याद है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये टफ लगेगा, ये टफ नहीं लगेगा? क्योंकि हम अगर ये कह दें कि आप फॉर्मेट प्रिंसिपल से इसको प्रूव कीजिए या फॉर्मेट प्रिंसिपल से ये निकालिए तो अभी आपको पसीना आने लगेगा। और अगर हम ये कह दें कि नहीं हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, ऑप्टिकल पाथ लगाना है और इससे इंटरफेरेंस डबल स्लिट या अन्य एक्सपेरिमेंट हमको निकालने हैं, तो आप तुरंत खटखट खटखट करते चले जाएंगे। मुझको नहीं लगता है कि आपको उस जोन में अभी घुस जाना चाहिए, हाँ? मैं कभी नहीं उस जोन में जाता हूँ जल्दी, क्योंकि मैं उस जोन की टिपिकल और डिफ़िकल्टीज दोनों को जानता हूँ। आप इंटर से जो पढ़ते आए हैं वो पढ़ते आए हैं, ठीक है, लेकिन इंटर में फॉर्मेट प्रिंसिपल कहीं है एनसीईआरटी में है। जहाँ को बताया कि जो विराज पर बताया उसमें वहाँ भी बस उसका जिक्र किया है और एक्चुअल होता क्या नहीं होता है। ओ तो वही तो वो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है ना। एनसीईआरटी फिर से एक बार पढ़ लीजिए। तो आई विल एक्सप्लेन द वेव ऑप्टिक्स फर्स्ट and then I will enter the ray optics. Why? Because of actually light is a wave, light is not a ray, and limiting condition we have to apply to study the ray optics, and that limiting condition is explored from this formula कि अगर स्लिट से, क्योंकि हर जगह आप स्लिट इस्तेमाल करते हैं, अगर स्लिट से जाने वाली रे में फैलाव सिर्फ उतने के बराबर हो जितना कि स्लिट का विड्थ है, तब रे ऑप्टिक्स इज वैलिड एंड दिस इज अचीव्ड बाय डिफ्रैक्शन पैटर्न।
इन तमाम कारणों से हम लोग पहले, मैं पर्टिकुलरली मैं, हम सभी नहीं, पर्टिकुलरली मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ से चलने से। अगर आप कहेंगे तो वहाँ से चलना मेरे लिए और आसान है। ठीक है, वहाँ से चलना इसलिए आसान है कि आप जान रहे हैं कि मुझे कुछ करना नहीं है, और मैं भी जानता हूँ कि मुझे वो उधर से कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि लड़के मस्त रहते हैं कि दे आर नोइंग इंटरमीडिएट एंड सो दे कैन डू दैट। एंड फॉर्मेट प्रिंसिपल में दो चीज़ें प्रूफ करा दी जाती हैं, वन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड अदर इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बस फॉर्मेट प्रिंसिपल हो गया कंप्लीट, और इसके आगे न तो पढ़ना है और न ही पीछे पढ़ना है। तो दो चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल पाथ एंड व्हाट इज़ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो आप लोग इंटरमीडिएट में एक, अरे बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक चीज़ और पढ़े होंगे कि लिसाजियस फिगर, याद आ रहा है? नहीं है, पहला चैप्टर पढ़े नहीं, पढ़ाई नहीं। अगर वेव एक ही रास्ते पे चल रही है तो सुपर इम्पोज करेगी, यस या नो? अरे कंडीशन मारिए गोली, अभी कंडीशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि वो चल रही है एक रास्ते। अब भाई एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, चाहे एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज सुपरपोजिशन, और कुछ नहीं। अब सुपरपोजिशन हो कैसे रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि हाँ, एक रे ऐसे आ रही थी, एक रे ऐसे जा रही थी, तो लिसाजियस फिगर बनता है ऐसे, क्योंकि y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी एंड x इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी। इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। पाथ इज सर्किल, क्या स्क्वायर करके जोड़ दिए हैं? ठीक है, पाथ इज सर्किल। तो ये कहाँ मिलेगा? पोलराइजेशन कि लाइट जो है वो डिफरेंट तरीके से, हम लोग जानते हैं कि लाइट प्लेन पोलराइज्ड होती है, ठीक है, तो लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड भी होती है, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो अगर इंटरफेरेंस कहीं ऐसे हो रहा है, अरे सुपरपोजिशन कहीं ऐसे हो रहा है, तो वी आर गेटिंग सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड अदर थिंग्स। तो the only two things that is sufficient is Huygens principle and optical path to deal the whole concept of optics. Huygens principle क्या है? अभी ये इंट्रोडक्शन, अभी हम कुछ पढ़ाने के मूड में भी नहीं है, अभी तो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि आप लोग जानते क्या हैं, आपको पढ़ाया कितना गया है, और हम कहाँ से शुरू करेंगे, या आप कहाँ से चाहेंगे कि हम शुरू करें। और नहीं, इधर उधर भूल जाइए, छूइए, इधर उधर का कोई मतलब नहीं। हाइगेंस ने कहा कि आप भाई लाइट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइट ऐसे चलती है, तीर लगा दिया और चला दिया। तो उन्होंने कहा डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक दैट देयर इज ए सरफेस, ठीक है, एंड दिस सरफेस इज मूविंग and every point on this surface is vibrating in a phase. हर पॉइंट एक फेज के, एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहा है, यानी हर पॉइंट एक साथ आगे जाएगा या एक साथ पीछे जाएगा, अगर ट्रांसवर्स है तो एक साथ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके,
पहला चीज़ उन्होंने यही कहा था, एंड इसका नाम दिया था वेव फ्रंट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि एवरी पॉइंट दैट इज वाइब्रेटिंग ऑन दिस सरफेस इज बिहेविंग लाइक ए सेकेंडरी सोर्स, मतलब ये एक सोर्स की तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगर कोई सोर्स है तो इससे लाइट यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, चारों तरफ जाएगी ना, कि रिस्ट्रिक्शन है कि एक ही तरफ जाएगी? चारों तरफ जाएगी। अब उन्होंने कहा कि हमें अगला वेव फ्रंट मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने कहा कि आप जिस टाइम t पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो r रेडियस सेलेक्ट कीजिए c इंटू टी से, यानी टाइम नेक्स्ट टाइम पे, ये t इक्वल टू 0 है तो नेक्स्ट टाइम पे आप एक रेडियस निकालिए जो इस पॉइंट के सेंटर, इस पॉइंट को सेंटर मान करके एक सर्किल या एक स्फीयर खींच लीजिए। तो हम इस पॉइंट को मान करके एक स्फीयर खींचते हैं, इस पॉइंट को मान के स्फीयर खींचते हैं, सारे पॉइंट्स को लेते हैं और स्फीयर खींच लेते हैं। ठीक है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्फीयर का रेडियस इस फार्मूले से निकालते हैं। और उन्होंने कहा कि इस पर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन्वेलप बना दीजिए। इन्वेलप का मतलब कि एक नया सरफेस बना दीजिए। ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक इन्वेलप बना दीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ भी इन्वेलप बनना चाहिए। अगर फॉरवर्ड में बना रहे हैं चारों तरफ बनना चाहिए, दैट इज ओके। उन्होंने कहा कि इंटेंसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फार्मूला होता है सम कांस्टेंट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इस डायरेक्शन से लेंगे तो अगर थीटा 180 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, थीटा अगर 180 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगी। तो इंटेंसिटी आई इज 0 हियर एंड मैक्सिमम हियर, एंड दिस इज न्यू वेव फ्रंट। तो हाइगेंस ने लाइट को ट्रेवल करने, यानी लाइट किस तरह से मूव करती है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने को कहा था। उन्होंने कहा कि सोर्स से वेव निकल रही है और इसलिए आप उस सोर्स जैसा है उसी तरह का सिमेट्रिकल एक सरफेस खींचिए। अगर पॉइंट ये प्लेन है तो प्लेन सरफेस खींचिए, अगर पॉइंट है तो स्फीयर खींचिए, अगर स्लिट है तो सिलिंड्रिकल, यहाँ से जो लाइट निकलेगी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलेगी, ये खींच लीजिए। ठीक है, हर एक पॉइंट इस सरफेस पे सेम फेज में वाइब्रेट करता है। यह एक ऐसा डेफिनेशन है जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि फेज डिफरेंस अगर निकल गया तो पाथ डिफरेंस निकल जाएगा, अगर पाथ डिफरेंस निकल जाएगा तो मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है निकल जाएगी। तो ये पॉइंट हमें ये चीज़ देता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगला वेव फ्रंट लाइट के डायरेक्शन में मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो लाइट की इंटेंसिटी मिल रही है वो 0 होगी, यानी बैकवर्ड वेव फ्रंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दीज आर द टू क्रूशियल पॉइंट that Huygens has adopted, and on the basis of this Huygens, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड भी किया जाता है, Huygens फ्रेशनल प्रिंसिपल, और इस बेसिस पे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सफिशिएंटली दे कैन बी एक्सप्लेन। रे ऑप्टिक्स में सिर्फ आपको ऑप्टिकल पाथ और फॉर्मेट प्रिंसिपल याद रखना है।
और बाकी जो फार्मूले हैं वो यूजुअल हैं, उसमें को और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपका कोई क्वेरी हो, कल से हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मली, आप लोग जहाँ से बोलेंगे जैसे बोलेंगे। हाँ नहीं, जैसे आप बताएंगे। हाँ हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एक सोर्स लेते हैं और ये डबल स्लिट लेते हैं। अब यहाँ से वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा, ठीक है, वो इस तरह से ऐसे कट करेगा। तो ये वेव फ्रंट यहाँ से कट हुई, ये वेव फ्रंट यहाँ से कट हुई। ठीक है, अब याद कीजिए हाइगन्स साहब क्या कहते हैं। हाइगन्स साहब कहते हैं कि ये सिंगल वेव फ्रंट यहाँ से कट हो रही है, तो इस वेव फ्रंट पे प्रत्येक बिंदु पर जो वाइब्रेशन है वहाँ पर पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करेगी। यानी ये जिस फेज में वाइब्रेट करेगा, ये पॉइंट भी उसी फेज में वाइब्रेट करेगा। यानी इसमें और इसमें किसी भी फेज का डिफरेंस नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड कि यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है। तभी ना ये एक रेडियस बन जाएगा, नहीं तो रेडियस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनिशियल आपको फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस 0 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब ये आपने स्क्रीन रखा यहाँ पर और ये सेंटर है, यहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, यही जानना चाहते हैं। तो यहाँ से एक लाइन ये बनाइए और यहाँ से एक लाइन ये बनाइए। इस दोनों लाइनों के बीच का आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ये डिस्टेंस ही पाथ डिफरेंस हो गया। ये अगर d है और ये अगर थीटा है, यहाँ से ये लाइन मिलाइए तो ये लगभग थीटा है, ये भी लगभग थीटा है। तो क्या हो गया, d, दिस इज d sin थीटा, दिस इज पाथ डिफरेंस। अब हमें जानना है कि वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी। तो वेव यहाँ पर बना देना, एक वेव इस तरह से जा रही है, दूसरी वेव भी इस तरह से जा रही है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, ऐसे होगा, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना। तो आप इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब मिल रहा है, जबकि एक की मैक्सिमा दूसरे, एक का एम्पलीट्यूड जब नीचे आ रहा है तो दूसरे का भी नीचे आ रहा है, एक का ऊपर जा रहा है दूसरे का भी ऊपर जा रहा है। यानी दोनों में फेज डिफरेंस या तो नहीं है या तो है, तो एक कंप्लीट वेव का फेज डिफरेंस है। कंप्लीट वेव का मतलब कि इस वाले पॉइंट को यहाँ पर खसका दीजिए तो एक वेव आगे चला गया ना, इस वाले पॉइंट को 2 बार खसकाइए यहाँ से यहाँ, तो 2 बार में तो फिर वही फेज आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तब क्या मिलेगा, मैक्सिमा। हाँ नहीं, पता नहीं, यू कैन गैस, पता नहीं मैं तो गैस कर सकते हैं। भाई ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो पार्टिकल को ज़्यादा ढकेलेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उल्टा बन गया था, नहीं उधर ध्यान नहीं दिए थे, ऐसे पार्टिकल को ज़्यादा ढकेल दिया। ये इतना पुश किया, पार्टिकल इतनी ऊपर चली गई।
कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर दे रहे हैं। और अगर हम ऐसा कर दें कि ये वाला ऊपर चला जाए, ये वाला नीचे चला जाए, तो क्या होगा? एक ऊपर ढकेल रहा है, दूसरा नीचे ढकेल दे रहा है, तो वी आर नॉट गेटिंग मैक्सिमा, वी आर गेटिंग मिनिमा। अब ये देखिए, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो इसका इससे पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2 का। तो λ/2 का पाथ डिफरेंस हो, या 3 टाइम्स ऑफ λ/2 का हो, या 5 टाइम्स ऑफ λ/2 का हो, ऑड नंबर, तो क्या करेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। तो ये सारी थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे।